नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद पहुंचे ब्राजील। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट समेत 4 राज्यों की 15 सीट पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगे ग्रेड 4 आदेश संबंधी प्रतिबंध। 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सबकी क्लास ऑनलाइन। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आज करेगा सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग की दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। और खेल की खबरों में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से, तो वहीं चीन और मलेशिया होंगे आमने सामने। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच चुके हैं। जी हां, 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे, जहां 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण सभी के सामने रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भारत के बाद अब इस साल ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील किस तरह भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अपनी स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील पहुंच गए हैं और ब्राजील पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उस दौरान की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल रियो डी जेनेरियो के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के होटल पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लगाए हैं और हाथों में तिरंगा लिए उसको लहराते हुए नजर आए और वहां पर फोटो भी खिंचवाई। बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, कई सारी बातें भी हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे और भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जो भारतवंशी हैं वहां पे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया है। साथ ही जो लोक नृत्य है गुजरात का गरबा, वो भी वहां पर प्रस्तुत किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया की अपनी यात्रा के बाद में अब पहुंच चुके हैं ब्राजील, जहां पर वो G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे तो वहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि ब्राजील के रियो शहर में गांधी स्क्वायर पर महात्मा गांधी की एक मूर्ति है, जहां पर लोग गांधी के विचारों को जानने के लिए और समझने के लिए जाते हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा वहां पर मौजूद है, जिन्होंने जायजा लिया है वहां का और साथ ही कुछ भारतवंशी लोगों से बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज की हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं रियो डी जेनेरियो में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांधी जी की मूर्ति स्टैच्यू है। यहाँ पे गांधी स्क्वायर इसे कहा जाता है और यहाँ पे जो लोग गांधीयन फिलॉसफी को, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो जरूर यहाँ पे आते हैं। इस वक्त जबकि ब्राजील G20 को होस्ट कर रहा है, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिस पर की डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। उसमें एक मुद्दा हिंसा को लेकर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि अब हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। जब हम इस वक्त यहाँ टहल रहे थे, घूम रहे थे, हमें कुछ भारतवंशी कुछ लोग मिल गए और हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें। वस्तुतः जो ब्राजीलियन है वो भारतीयों के प्रति उनकी बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति है। वो भारत देश और गांधी के विचारों को बहुत समर्थन करते हैं। वो भारत को एक मित्र देश के रूप में देखते हैं और वो समझते हैं कि जो अहिंसा का सिद्धांत भारत ने दिया है या हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दे रहे हैं, वो उसको बहुत ही समर्थन करते हैं। कैसे देखते हैं आप गांधीयन फिलॉसफी को, गांधी के विचारों को ब्राजील में? The Brazilians, they like the Gandhian philosophy very much, and this country, the Indians are very well respected, and if we meet in Brazilian, if they know that I am from India, they respect us. They say that it's the country of Mahatma Gandhi, country of yoga, country of old philosophy. मेरे विचार से दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राजील ऐसा देश है जहाँ पे गांधी जी के सिद्धांत और विचार बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ का एक राज्य है बाहिया करके, वहाँ पे फिलोस जी गांधी, मतलब गांधी के बेटे नाम करके एक बहुत बड़ा सांबा का ग्रुप है और लाखों लोग कार्निवल में गांधी जी की तरह ड्रेस पहनते हैं और गाने गाते हैं और वो बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो ये कुछ रिएक्शंस आपने देखा। 7 समंदर पार भारत कहाँ, और सोचिए ब्राजील, उसका भी रियो डी जेनेरियो बहुत दूर, लेकिन गांधी के विचार जितने प्रासंगिक भारत में हैं उतने ही प्रासंगिक, उतने रिलेवेंट 7 समंदर पार ब्राजील में भी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, उनकी फिलॉसफी पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। तो हमारे साथ के कई सारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, जो अपनी अपनी रिपोर्ट्स वहाँ से भेज रहे हैं, जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करें। और इसी दौरान अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान ब्राजील से पहले प्रधानमंत्री नाइजीरिया में थे और वहीं
भारत और नाइजीरिया की दोस्ती में एक और कड़ी अब जुड़ चुकी है, दोस्ताना क्लब। जी हाँ, जिसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। आइए देखते हैं अबूजा से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं ये फिल्मी गाना आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया की दोस्ती की, और मेरे साथ है दोस्ताना क्लब जो कानो से आया है, और वजीर और उनके साथी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो मैसेज भेजा था हिंदी में, जिसको प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया, और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने स्टेज से उनका जिक्र भी किया। किस तरह के इमोशंस थे जब आपने उनको रूबरू देखा और प्रधानमंत्री जब स्टेज से बोल रहे थे आपके बारे में? मतलब अद्भुत है, हम तो बयान नहीं कर सकते कि हमको कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि अरे ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी है और हमारा नाम जिक्र कर रहा है स्टेज के ऊपर। मतलब अद्भुत है सच में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सालिस। सालिस, ये बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की, कैसे आपने वीडियो मैसेज तैयार किया और आइडिया कहाँ से आया? बात तो है कि जब यानी कि उनका हमारे देश में आने का खबर मिली है, तो हमें तो सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ मैसेज में लिखें। तो हमने उनके लिए मैसेज लिखा है और हमें वीडियो बनाया है, और एम्बेसी ने हमारा वीडियो को यानी कि उनकी पेज में डाला है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी देखकर तो ट्वीट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आप पूरे भारत में आपके भी फैंस हो गए लोग, प्रधानमंत्री ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया। हिंदी से आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन फिल्मों से शुरू हुई। फिर बाद में जब यूथ आया तो हमने सीखना शुरू किया। फिर बाद में यहाँ के जो हाई कमीशन है, जब उन्होंने हमको देखा है कि हम मतलब हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर उन्होंने हमको इंडिया तक भेज दिया हिंदी सीखने के लिए। इंडिया में एक संस्थान है वहाँ आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वहाँ लोग जाते हैं हिंदी सीखने के लिए 9 महीनों के लिए। हम भी वहाँ जाकर हिंदी सीख के और वापस आ गए। जो ये क्लब बना, इसके पीछे इंडियन हाई कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे साथ है कानो के प्रेसिडेंट ICA के। आइए हम उनसे बात करें। रेड्डी साहब, कैसे आप लोग इनको चुनते हैं? ये लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, और ये लोग अपना आप इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे को हिंदी सीखना है करके। हम कानों में ये लोगों के लिए वीकली एक उधर एक जगह है कम्युनिटी का, उधर जाके ये लोग आते हैं, अपना सूर्य नमस्कार करते हैं, और अपना कल्चर ये लोगों को बहुत पसंद है। और ये लोग या सब्जी मंडी में हम लोग गए तो बाबूजी भेंडी चाहिए, ये चाहिए, हिंदी में सब कुछ बात करते हैं। ये देख के हमारे को बहुत खुशी होता है। अच्छा वज़ीर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब इन्होंने बात की कि भाई हिंदी को आप बहुत पसंद करते हैं, सूर्य नमस्कार की इन्होंने बात की, तो योगा में भी आपका इंटरेस्ट है? जी हाँ, बहुत रुचि है योगा में। हम हर हफ्ते, जैसे उन्होंने कहा कि हम हफ्ते जाकर योगा करते हैं, सूर्य नमाज करते हैं, और एक शाखा है हमारा जहाँ हम मतलब कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आखिर हम तो कुछ खेलते भी हैं, सीखते भी हैं, और योगा भी करते हैं साथ में। आप प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, जिस तरह उन्होंने हमारा वीडियो भेज दिया और हमको इतना वायरल बनाया, तो हमारा भी एक आखिरी संदेश है कि 18 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश आते हैं, मतलब आए हैं एक बार। तो हम ये चाहते हैं कि आप बार बार आते रहिए, और हमारे बीच में जो रिश्ता है, जो दोस्ताना है, जो रिश्ते हैं, और जो अर्थव्यवस्था है, और मजबूत होंगे। यही हमारा मैसेज। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आप एक बार आते रहिए। जी आइए और बार बार आइए। जी हाँ, ये संदेश है दोस्ताना क्लब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और क्यों ना हो, उनके आने से अगर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो उनका आना क्यों ना हो, वो भी बार बार। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ अबूजा से मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़। तो ये थी तमाम खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा से जुड़ी खबरों की। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में यानी कि बुधवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी गहमा गहमी, बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर है।
महाराष्ट्र में प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और महायुति के बीच में है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट शामिल है, तो वहीं महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 20 तारीख को मतदान के बाद में चुनाव के नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे और 23 तारीख को ही साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का क्या है फैसला। वहीं कस्बा पैठ 5वीं शताब्दी के दौरान स्थापित होने वाला पहला पैठ था और ये पुणे का सबसे पुराना इलाका है। इसे पुणे शहर का दिल भी कहा जाता है। कस्बा पैठ विधानसभा में महायुति और महाविकास आघाड़ी में दिलचस्प लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है। क्या है कस्बा पैठ का इतिहास और क्या है चुनावी फिजा, आइए देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट में। शिवाजी से लेकर पेशवा की संस्कृति कस्बा की संस्कृति है। पुराने पुणे शहर में भी कस्बा की एक झलक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासनकाल में यहां पर स्थापित किए गए कस्बाई गणपति की छाप और अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। कालांतर में यही कस्बा पुणे शहर के विस्तृत रूप में विकसित हुआ। कहते हैं कि यहाँ के लाल महल शिवाजी महाराज के दौर का ठिकाना हुआ करता था। कस्बा पेठ जो है, कस्बा पेठ को एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और चाहे शिवाजी महाराज हो, जीजाबाई हो या पेशवे हो, सबको लेकर यहाँ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एक महत्व कस्बा को है। तो ये असल में जैसे पुणे माना जाता था पहले, तो वो कस्बा ही है। कस्बा पेठ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने इस क्षेत्र को अभेद दुर्ग बनाकर रखा। 2023 में बीजेपी प्रत्याशी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी का दुर्ग टूट गया, जिसे एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने हेमंत रासने को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। पिछले 18 महीने में हमने 50,000 नागरिक तक उनकी समस्या समझा के ली और वो सुलझाने की कोशिश की। हमारे प्रयास को ज़्यादा बेहतर यश हमको मिला। इससे जनता का विश्वास हमने अच्छी तरह संपादित किया और इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। पहली बार 2023 के उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर एक बार फिर उपचुनाव के प्रदर्शन को दोहराकर भाजपा के 25 साल पुराने गढ़ में सिंध लगाने की जुगत में है। ये जनता का गढ़ है। गए पुलपोट चुनाव में जनता ने मेरे को चुन के दिया। इसी वजह से मैंने 1.5 साल जनता की सेवा कर रही है। इसके बाद से जनता मेरे को चुन के देंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस बार की कस्बा पेठ की लड़ाई 2023 के उपचुनाव से जुदा है। ये 1995 से बीजेपी के गिरीश बापट की विरासत की सीट थी। लोकमान्य तिलक के घराने की बारिश मुक्ता तिलक की असामयिक निधन के बाद ये खाली हुई सीट थी। ये कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई वाली सीट थी, लेकिन इस बार की फिजा अलग है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज दंगेकर को अपर एज है, दंगेकर को एडवांटेज है, फिर भी उतना आसानी से मैं नहीं कर पाऊंगा जो मैं बाय इलेक्शन के समय कह सकता था। हेमंत रासने जी ने पराभव के बाद जिस ढंग से अपना कनेक्ट बढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में जो भी कुछ गलतियां की थी लोकसभा में या पहले, तो दोहराई नहीं है, वो दुरुस्त की है। कस्बा पेठ में महायुति और महाविकास आघाड़ी की सीधी लड़ाई है। अब देखना होगा कि बीजेपी 2023 के उपचुनाव में हुई हार का बदला लेगी या कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के अभेद किले को तोड़ने में कामयाब होती है। कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस को 2023 में उपचुनाव में मिली जीत को दोहराने की चुनौती है, तो बीजेपी को अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती है। अब देखना है जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कस्बा पेठ।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब झारखंड में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए, जहां आपको बता दें कि आज शाम को चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो थम जाएगा। आपको बता दें झारखंड में दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और साथ ही अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। यहां पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद में नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और वहीं साइबर क्राइम के लिए हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाला जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का नाम हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। जी हां, यहां से आपको बता दें कि डिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जामताड़ा से भाजपा की प्रत्याशी हैं। सीता सोरेन से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने, आपको सुनाते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रही हैं और उनके खिलाफ इरफान अंसारी, जो फुरकान अंसारी के बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ सीता सोरेन एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीता जी, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? मेरा तो कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमको सब तो बाय नेम से सब जानते ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे समुदाय या फिर सभी समुदाय के लोग हमको फेस टू फेस कभी देखे नहीं थे, इसीलिए सभी जनताओं का यही अपील हो रहा है मेरे सामने कि उनके नजदीक हम जाएं, गांव को जाएं हम, क्योंकि प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। जो झारखंड की लड़ाई है, कभी आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये लड़ाई परिवार की लड़ाई भी बन गई है। एक यहाँ यही अकेला नहीं, पूरा राजनीति ये में क्षेत्र में देखते हैं तो ये जो परिवार में जो होता है, ये तो पूरा दूसरे राज्य में भी ये सब चलता हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो हम मतलब रक्षा करने की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी ये को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो आज का जो और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा सहयोगी आंचल के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।